नमस्कार, प्रणाम भारत में आप सभी का स्वागत है। वृंदावन में कुंभ समारोह लगातार चल रहा है और 27 फरवरी को पहला शाही स्नान होने जा रहा है। ऐसे में हमारे वृंदावन के विशेष संवाददाता योगेश शर्मा ने विशेष रिपोर्ट भेजी है। आइए देखते हैं। हरिदास के श्यामा कुंज बिहारी या बिहार में सोमन मानो या बिहार में सोमन मानो सरी बजाई सरी बजाई आज रंग को मुरारी बांसुरी बजाई आज रंग को मुरारी बांसुरी जैसा कि आप देख रहे हैं, कुंभ मेला क्षेत्र में हम आ गए हैं और कल 27 तारीख को शाही स्नान की तारीख है। सुबह 9 बजे से शाही स्नान शुरू हो जाएगा। हम आपको अंदर मेले में दिखाते हैं किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी। कुंभ मेला के मुख्य गेट पे आप देख रहे हैं ये किस तरीके की लाइटिंग हो रही है। हम जरा पार दिखाइए ऊपर, ये साइड में एलईडी लगी हुई है। लोग सेल्फी का आनंद लेते हुए, कल जैसा कि शाही स्नान है और शाही स्नान की पूर्व संध्या पर आप देख रहे हैं किस इस तरीके से भीड़ उमड़ रही है मेले में कि यहाँ पुलिस भी इनको कंट्रोल करने में अपने आप को लाचार महसूस कर रही है। कई बार यहाँ जाम की स्थिति पैदा हो गई है, तो जो पास है वो भी लगभग निरस्त कर दिए हैं कल तक के लिए। जगह है आप देख रहे हैं जहां कल शाही स्नान होना है। शाही स्नान की पूर्व संध्या पर हम यहां आए हैं, आपको दिखाते हैं। आइए जरा आप आराम से कवि रसखान आइए, जो काफी समय से उपेक्षित थी, देख रहे हैं हरा भरा कर भीड़ सुंदर स्वरूप भरपूर किया जा रहा है, जहां समाधि को पुरातत्व मानकों के अनुरूप। यही वो शाही स्नान घाट है। हम देख रहे हैं यहाँ जल के स्तर में भी सुधार हुआ है, साफ सफाई भी बहुत अच्छी है। कुंभ के विषय में पौराणिक मान्यता है कि जब देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ और देवता हार गए, तब उन्हें भगवान ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा कि तुम लोग जाओ और राक्षसों से संधि कर लो। राक्षसों से संधि करने के बाद देवताओं ने उनके सामने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के उपरांत समुद्र में से अमृत कलश प्रकट हुआ, जिसे इंद्र के इशारे पर उनका पुत्र लेके भाग गया। देवता आगे थे, राक्षस उनके पीछे पीछे। दोनों में छीना झपटी हुई और उस छीना झपटी के दौरान उस घड़े से, उस कुंभ से अमृत की बूंदें 4 जगहों पे गिरी जहां कुंभ का आयोजन किया जाने लगा। वृंदावन में कुंभ का आयोजन होना, ये बात थोड़ी सी अलग जान पड़ती है, लेकिन हम आपको बता दें कि वास्तव में गरुड़ भगवान उस कुंभ को लेकर वृंदावन आए और वृंदावन में यमुना किनारे एक कदम्ब का पेड़ है। उस कदम्ब के पेड़ पे उन्होंने उस कुंभ को स्थापित रखा और वहां विश्राम किया। जैसा कि हम जानते हैं, उस समय यमुना में कालिया नाग का बड़ा भयंकर प्रकोप था और उस प्रकोप के चलते वहां सारी वनस्पति उसके जहर से नष्ट हो गई थी, यमुना जहरमय हो गई थी। तो उस विकट परिस्थिति में भी वो कदम का पेड़ हरा भरा बना रहा, क्योंकि उस पे अमृत कलश रखा गया था। ये अमृत की महत्ता है। इसी तारतम्य में हम देखते हैं कि वृंदावन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। दूसरी ओर देखें तो वैष्णव लोग जब कुंभ में जाया करते थे तो वहाँ नागा साधु और जो अलग तरीके के साधु हुआ करते थे, वो उनके साथ लूटपाट किया करते थे। उस लूटपाट से बचने के लिए
उन साधुओं, उन वैष्णवों ने एक विचार किया कि क्यों ना हम इकट्ठे होकर एक जगह एक बैठक रखें, उसके बाद हम इकट्ठे होकर उस कुंभ में चलें। तो उसे कुंभ पूर्ण वैष्णव बैठक का नाम दिया। ये चारों जगहों पर कुंभ से पहले आयोजित की जाने लगी, लेकिन इस परंपरा को केवल वृंदावन ही अब तक बनाए रखे हुए है। जब प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी जी का वृंदावन क्या सभी तीर्थ स्थलों के प्रति लगाव आप साफ देखने को मिल रहा है। हम देखते हैं कि वृंदावन में उन्होंने कुंभ के लिए 35 करोड़ रुपए का आवंटन किया और इस कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने में यहाँ के स्थानीय विधायक श्रीकांत शर्मा भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को, वास्तव में ऐसा लग रहा है कि कुंभ दिव्य और भव्य है। यहाँ बहुत से साधु संत तांत्रिक विद्या, साधना ये सब करने के लिए आते हैं। कहते हैं कुंभ में देवी देवताओं का वास होता है, देवी देवताओं भी किसी ना किसी रूप में कुंभ में आते हैं, लेकिन वृंदावन तो ठाकुर जी का निज निवास है, तो यहाँ तो देवी देवता हमेशा वास करते हैं। पर फिर भी हम ये देखना चाहेंगे कि यहाँ श्रद्धालुओं का क्या मंतव्य है। और शाही स्नान की पूर्व संध्या पर हम आपको दिखाने लाए हैं ये घाट जो अभी अभी बना हुआ है, देवरा बाबा घाट देख रहे हैं आप। सामने सुंदर लाइटिंग का नजारा, जरा पार्थ दिखाइए सामने की तरफ, देवरा बाबा की तरफ। और ये देखिए, जैसा योगी सरकार का वादा था कि यमुना में जल शुद्ध आएगा, तो बहुत कुछ कोशिश हुई है, यमुना में शुद्ध जल बह रहा है। और ये श्रद्धालु दर्शन करते हुए, स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। हम कुंभ मेले में रसिया बाबा नगर में आ गए हैं और हम रसिया बाबा से मिलते हैं, पूछते हैं कुंभ मेले में उनके द्वारा क्या क्या प्रकल्प हैं, क्या क्या श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था है। आइए हम मिलते हैं रसिया बाबा से। महाराज जी, न्याय टीवी में आपका स्वागत है। आपका नगर लगा हुआ है, पांडाल लगा हुआ है और मैं देख रहा हूं कि बहुत सुंदर व्यवस्था है। तो कुंभ के महत्व पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे महाराज जी? कुंभ का महत्व एक स्थान पर संगठित होना, उसी का नाम है कुंभ। क्योंकि कुंभ के समय ही यत्र तत्र भ्रमण करने वाले जो साधु संत हैं, वैष्णव हैं, व्यक्ति हैं, वो एक माह पर्यंत एक जगह संगठित होकर के धर्म के लिए, समाज की व्यवस्थाओं के लिए चर्चा करते हैं। यहाँ आप देखेंगे जितने भी पंडाल बने हैं, वहाँ अनेक अनेक पंडालों में अनेक अनेक सामाजिक विषयों पर चर्चाएं हो रही हैं कि समाज को हम किस दिशा को ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में समाज चलना चाहिए, जिससे कि समाज में और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर शांति का, एक दूसरे के प्रति प्रेम का, सौहार्द का भाव बने। इसके लिए ये कुंभ है। ये तो एक सामाजिक इसका अर्थ है। दूसरा आध्यात्मिक अर्थ है। आध्यात्मिक अर्थ क्या है? कुंभ का तात्पर्य होता है अमृत से। जी। समाज ने विश्व तो बहुत देखा है जी। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने चौपाई में एक मानस में कहा है, सुनिए सुधा देखिए गरल। सुधा सबने सुना है और गरल सबने देखा है। तो जिसके बारे में सुना है उसको प्राप्त करने के लिए हम दौड़ रहे हैं इतना, लेकिन वो सुना जिसके बारे में वो है कैसा, कौन सा है, उसकी जानकारी तो हो। वास्तविकता में अमृत तत्व जिसके लिए चर्चा की जाती है वो कोई वस्तु नहीं है, कोई द्रव्य पदार्थ नहीं है। वो वेद वाक्य, पुराण के वाक्य जो संतों के, मनीषियों के, विद्वानों के मुख के माध्यम से निकलता है, वो अमृत है। अपने हृदय रूपी कुंभ में, इस कुंभ की अवधि में उस अमृत का आस्वादन करने से, भरने से वो अक्षय पूर्णदायी हो जाता है। महाराज जी, जैसा कि कल शाही स्नान है, तो शाही स्नान से आपका क्या आशय है? आप शाही स्नान को कैसे लेते हैं? शाही स्नान, क्योंकि ये पेशवा जो राजा थे महाराष्ट्र के और इधर इंदौर की साइड में जो पेशवा राजा हुआ करते थे, उन लोगों ने संतों को एक राजसी स्नान के लिए अपना निवेदन
प्रस्तुत किया। किस लिए? कि बोले हम राजा लोग तो अपनी जब भी सवारी निकलती है तब बड़े ठाट बाट से निकलते हैं, तो राजाओं के द्वारा, पेशवाओं के द्वारा, इसीलिए उसको पेशवाई भी बोला जाता है कि पेशवा राजाओं ने संतों के आगे अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए, क्यों बोले हमारे अंदर जो शक्ति आती है, हमको जो मार्गदर्शन मिलता है वो आप लोगों से मिलता है, इसीलिए हम कुंभ पर्व पर आपके पद चिन्हों पीछे और आपको राजा महाराजा की तरीके से सवारी लेकर के जाएंगे और तब स्नान करेंगे। जब से ये ऐसी परंपरा डली है, जब भी संत लोग शाही स्नान के लिए निकलते हैं तो बैंड बाजे के साथ में खूब धूमधाम से निकलते हैं, क्योंकि हमारे धर्म की और हमारे समाज की व्यवस्था रही है महाजनो येन तस्य पंथा, कि महापुरुष पीछे पीछे हम लोग चलें, और उन महापुरुषों को आदर देने के लिए हमारे राजाओं ने ऐसी व्यवस्था बनाई। वो व्यवस्था आज भी अनवरत चली आ रही है। महाराज जी, इस कुंभ के दौरान जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, तो आपके आश्रम में या आपके पंडाल में या आपके खालसे में, जो भी आप कहें या जो भी श्रद्धालु कहें, उसमें किस तरीके के प्रकल्प हैं और श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? अपने यहाँ एक माह पर्यंत बाहर अन्न क्षेत्र चल रहा है। सुबह चाय वितरण होती है 6 बजे से 8 बजे तक, उसके बाद 8 बजे से 10 बजे तक खिचड़ी वितरण होता है और 11 बजे से 1 बजे तक पूरी सब्जी और बूंदी का वितरण होता है। उसी प्रकार इसी क्रम में शाम को 3 बजे से रात को 10 बजे तक फिर वितरण होता है। उसमें कोई तो किसी का धर्म देखा जाता है, ना किसी की जात देखी जाती है, क्योंकि हरिका भजे सो हरिका हुई। जो भी यहाँ आ रहा है सबके लिए एक समान भाव से व्यवस्था है और अन्न की व्यवस्था है। उसके साथ साथ जैसा कि मैंने पहले कहा, कुंभ में अमृत चाहिए, वो अमृत संतों का वचन है, इसलिए यहाँ पर नित्य 25 फरवरी से 16 मार्च तक प्रतिदिन अलग अलग विषयों पर अलग अलग महापुरुषों के द्वारा सत्संग सत्र रखा गया है, शाम को 4 बजे से 6 बजे तक। तो उसका प्रारंभ मलुक पीठ वाले महाराज जी ने किया। आज द्वितीय दिवस था, पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज का आज प्रवचन था, कल हमारे श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी का प्रवचन है। ऐसे ही एक एक दिन अलग अलग महापुरुषों के द्वारा यहाँ पर ज्ञान अमृत का वर्षण होगा। उसके अलावा हम सबके आराध्य हमारे इष्ट देव भगवान श्री श्रीनाथ जी का यहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई है। नित्य ठाकुर जी के मंगला से लेकर शयन तक की अष्टयाम सेवा यहाँ होगी और 18 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक श्रीमद् भागवत जी की कथा है और भगवान के होली आने वाली है, तो होली के नए नए लड्डू होली, जलेबी होली, फूलों की होली, रंगों की होली के मनोरथ यहाँ रखे गए हैं। और इन सब के बीच 17 मार्च को एक विशिष्ट कार्यक्रम यह है, हमारे पांडाल में ब्रज क्षेत्र में जिन जिन विशिष्ट व्यक्तियों ने समाज के बेहतरी के लिए, समाज के उत्थान के लिए जिस व्यक्ति ने या संस्था ने कार्य किया है, उन व्यक्ति और उन संस्थाओं के सम्मान का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है 17 तारीख को मार्च में शाम को 4 बजे से। उसके बाद 25 तारीख को रंगभरनी 11 से वृंदावन की परिक्रमा करके कुंभ पूर्ण हो जाएगा, लेकिन 26 तारीख को हमारा शिविर 26 को पूर्ण होगा। 26 को हमने विचार किया है कि एक दिन यहाँ जितने भी हमारे सफाई कर्मी भाई बहन हैं, जिन्होंने इस कुंभ को इतना स्वच्छ और दिव्य पवित्र बनाया है, उनका हम यहाँ सम्मान करें, उनका यहाँ भोजन और उनके लिए दक्षिणा और वस्त्र वितरण का एक कार्यक्रम छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं 26 तारीख को। ये थे हमारे साथ रशिया बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद न्याय टीवी से जुड़ने के लिए। मैं वृंदावन से पार्थ के साथ योगेश शर्मा कुंभ मेला क्षेत्र में, और जैसा कि हमारे साथ है श्रीनाथ शास्त्री जी के यहाँ से डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी, प्रसिद्ध भागवताचार्य। आइए मिलते हैं और पूछते हैं। महाराज जी, आप बताएंगे कि यहाँ कुंभ मेले में योगी जी के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या आपकी दृष्टि में वो ठीक है या और कुछ अच्छा होना चाहिए था? देखिए, अच्छे के लिए तो संभावनाएं अनंत हैं, किंतु इसको हम ये कह सकते हैं कि अभूतपूर्व है। अभी तक ऐसा इतिहास में वृंदावन का कुंभ नहीं लगा है। लगभग जैसा कि मुझे शासन के द्वारा मालूम पड़ा है कि 68 एकड़ में, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। निश्चित रूप से यहाँ पर जो कुंभ का रूप दिखाई पड़ रहा है वो एक अभी तक का तो अद्वितीय कहूंगा, अभी तक नहीं हो पाया। भविष्य में संभावनाएं और हैं, ठाकुर जी कृपा करें और अच्छा हो, ऐसी हमारी कामना और शुभकामनाएं हैं। शास्त्री जी, जैसा कि मुझे ज्ञात है
केवल 4 जगहों पे लगाया जाता है, पर ये वृंदावन में जो कुंभ है और इसको शासन स्तर से वैष्णव बैठक जो कहा गया है, कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुंभ 4 जगह है जैसा कि अभी आपने ही कहा, ये बिल्कुल सही है। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णा हिना विभू तस्याम विशुद्धि मन विच्छन सर्पम तमुदबासयत। वृंदावन में यमुना हृदय में काली रहता था, तो इस कालीदेव के प्रसंग में ही 3रे श्लोक में भगवान श्री शुकाचार्य कहते हैं कि पतंतु परेगा खगाहा, ऊपर से जाने वाले, हृदय के ऊपर से जाने वाले पक्षी भी गिर पड़ते थे, इतना विषैला जल था। किंतु प्रश्न ये आता है कि 6ठे ही श्लोक में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्ण कदम मदरुय ततोति तुंगो मास्फोट गाढ़ रशनो निपतत विशोदे, तो एक कदम कैसे बच गया जिस पर सब प्रभु ने छलांग लगाई। तो इस संबंध में केवल भागवत के एक टीकाकार ने अपनी लेखनी से ये उद्घोष किया है कि समुद्र मंथन के बाद में असुरों से उस अमृत को बचाने के लिए श्री नारायण के जो पार्षद है पक्षीराज गरुड़, उस कलश को लेकर के यहाँ बैठे तो बैठक हो गई, लेकिन ये ब्रिटिश काल से चला आ रहा है, ऐसा महापुरुषों ने जो बतलाया है, क्योंकि मेरे जन्म से पहले की बात है। तो इसको हम आप्तोपदेश बोलते हैं, आनुश्रविक। जैसा सुना वैसा बोला, जैसा हम यहाँ बोल रहे हैं वैसा न्याय टीवी के माध्यम से और आपके दर्शक देख रहे हैं। तो वृंदावन की ये बैठक है। वैसे 4 जगह जो कुंभ है वह है, इसलिए योगी जी ने इसका नाम दिया कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन सन 2021। तो महाराज जी, ये जो बैठक है, क्या ये चारों कुंभों से पहले हर जगह होती है या इसका कोई वृंदावन के लिए कोई विशेष प्रावधान है? देखिए, वृंदावन की बैठक में क्योंकि पौराणिक तथ्य भी सहयोग करते हैं, इसलिए तो यहां पर यह है। वैसे चारों कुंभ से पहले चारों जगह की वैष्णव बैठक है। जैसे प्रयाग से पहले कानपुर में है, अपने नासिक से पहले त्र्यंबक में है, उज्जैन से पहले इंदौर में है और हरिद्वार से पहले श्रीधाम वृंदावन में है। लेकिन ये तो लाला की नगरी है और लाला की लीला है, उनका घर है, इसलिए वृंदावन में ये भावनात्मक रूप से कि हम तीर्थ का भी वास कर रहे हैं, इसलिए यहाँ का दिव्य भव्य रूप हो रहा है। और अब की बार योगी जी जब आए थे तो हम लोगों ने यही कहा था कि सबसे पहले मैं न्याय टीवी के माध्यम से आपको बतला दूं कि वृंदावन में जब कुंभ से पूर्व की पहली संतों की बैठक हुई थी चतुर संप्रदायाचार्य श्री गुरुलाल बिहारीदास जी महाराज के यहाँ पर सामने, तो हमने यही कहा था कि जैसे प्रयाग में माघ मेला होता है तो वृंदावन में फाग मेला हो। उसको और लोगों ने स्वीकार करके उसको भी बोलना चालू किया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम चल रहे हैं संतों और महापुरुषों के सानिध्य में तो हमारा डायरेक्शन सही है। ये थे हमारे साथ सिद्ध भागवताचार्य डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी। बहुत ज्ञानवर्धक बातें कही और जहां तक मैंने आपको पहले जानकारी दी थी उस बात की पुष्टि भी आदरणीय शास्त्री जी के द्वारा हो गई। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, शास्त्री जी, ऐसी किंवदंती है कि कुंभ मेले में जाने से पहले ये वैष्णव बैठक करने का एक और कारण भी है कि वैष्णव जो है अहिंसा वाले होते थे और धन धान से परिपूर्ण होते थे। तो जब ये कुंभ में जाते थे तो वहां जो नागा साधु या और साधु संत आते थे वो इनके साथ मारपीट और लूटपाट करते थे। तब इस बैठक का प्रयोजन बना कि ऐसी कोई बैठक की जाए कि हम लोग सब इकट्ठे होके चलें। तो ये किंवदंती मैंने लोगों से यहाँ सुनी है, तो क्या ये सही है महाराज जी? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछ दी और प्रश्न भी आपने पूछा और उसको उत्तर भी दिया। किंवदंती अलग बात है, लेकिन जो आप्त उपदेश है उसकी ही चर्चा करनी चाहिए। किंवदंतियों को ध्यान में न रख करके सदैव अग्रगामी होना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए इन तथ्यों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए अपुष्ट खबर देना, क्योंकि न्याय टीवी है, इसलिए अगर मेरी वो जानकारी नहीं है तो यदि मैं कुछ बोलूं तो वो न्याय नहीं होगा। कैमरामैन पार्थ के साथ योगेश शर्मा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। वृंदावन कुंभ से पल पल की जानकारी का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए प्रणाम भारत पर। प्रणाम।